नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में मतदान के बाद अब बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश चुनाव का रुख करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा तो हर काम को इवेंट बनाती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, लेकिन यह उनका रूटीन वर्क है। साथ ही उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने का बयान देते हुए कहा कि यह कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के परिवारों को भी दिया जाएगा और उनकी पत्नियों से कहेंगे कि वो भी खाते चेक करवा लें, ये सभी के लिए है। ऑलरेडी पहुंच गए लोग। अब मैं भी जा रहा हूँ 1-2 दिन के। तो कांग्रेस असल में भाजपा हर चीज़ को इवेंट के तौर पर बनाती है, कांग्रेस एक रूटीन वे में करती है। बात कही है ये गरीबों के लिए है कि सबके लिए है, और भाजपा करी इस बात को कांग्रेस क्लियर नहीं कर रही है। हम भाजपा के नेताओं की लिस्ट, हमारी लिस्ट में जिनको ये सब्सिडी दी जाएगी, भाजपा नेताओं की पत्नियां भी सम्मिलित हैं। वो उनका खाता चेक कर लें, सत्ता में आने के बाद हम उनके खाते में। उत्तराखंड में वोटिंग होने के बाद चुनावी सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। काशीपुर सीट से बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पार्टी के कुछ सिपाहियों को गद्दार कहा, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां इसे भारतीय जनता पार्टी की हार बताकर बौखलाहट करार दे रही है। उनको अपनी हार का एहसास हो चुका है, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने रखी है और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि गद्दारों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो अब पता नहीं वो गद्दार थे या विधायक चीमा जी के 20 साल के विनाश से पीड़ित थे, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विधायक जी का ये बयान ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। भाजपा के अंदर बहुत अंदर बेचैनी है, झगड़ा है, सरफुटौल है। वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार रही। भाजपा के अंदर बहुत अंदर बेचैनी है, झगड़ा है, सरफुटौल है। वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार रही। जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति। लालकुआं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मल्टीप्लेक्स मूवी जोन का शुभारंभ किया। हरीश रावत ने मल्टीप्लेक्स मूवी जोन में एक फिल्म भी देखी। इस दौरान उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीप्लेक्स के मालिक योगेश मेहतौलिया को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह मनोरंजन के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे शॉर्ट मूवी को बढ़ावा मिलेगा, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देती है, क्योंकि जीवन में मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। के सब लोगों के सपोर्ट से एक लालकुआं में हमने एक नई सोच रखी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ज़मीनें हमारी यहाँ पर बिकती जा रही हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा कि रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में लोगों को क्या इतनी थकान है, सब स्ट्रेस है, इसको दूर करने के लिए हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें सोची, जिससे कि लोगों को अपना 2 घंटे या 3 घंटे जो भी समय है अपना एक्सपेंड करेंगे। फैमिली जिधर उधर आउटिंग के लिए बहुत दूर यहाँ जाती थी, तो उस पर हमारा एक ये रहा कि इस एरिया में हम एक अपना मल्टीप्लेक्स ओपन करें, तो जिसका अच्छा रुझान मिल रहा है। बाकी आप लोगों का सब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी। इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और ये एक अच्छा कॉमर्शियल वेंचर साबित होगा, इसका मुझे भरोसा है। और वैसे भी लालकुआं से लेकर के इस क्षेत्र में जो है पूरी ऐसी संभावना है, यहाँ के लोगों को एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नेता अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रिलैक्स के मूड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रहे सुबोध उनियाल भी यमुना कॉलोनी के आवास पर आराम फरमाते नजर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने सुबोध उनियाल से बातचीत की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशी व बड़े नेता अपने घरों में, अपने आवास पर कार्यकर्ताओं व परिचितों के साथ चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि भाजपा सरकार में मंत्री व प्रवक्ता भी थे और नरेंद्र नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। जरा सुबोध उनियाल जी से चर्चा करके समझते हैं कि ये परिणाम को कैसे देख रहे हैं। सुबोध जी, करीब करीब 2017 जैसा ही मतदान हुआ है। कांग्रेस का यह दावा है कि ये मतदान उनके पक्ष में हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी की वेव है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो मतदान पिछली बार मतदान प्रतिशत बढ़ा था और वो मतदान प्रतिशत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और मोदी जी की जो लोकप्रियता है उस पर बढ़ा। मोदी जी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं
और कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी लोगों के जहन में है। तो लिहाजा सारे मिथक टूटेंगे और हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या बहुमत आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास? निश्चित रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में अभी से चर्चा शुरू हो गई। हरीश रावत जी कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं आला कमान तय करेगा। रंजीत रावत जी कहते हैं यदि होता किन्नर नरेश में, सोचने से क्या होता है, पहले निर्णय तो आ जाए। आखिर ये कांग्रेस में निर्णय से पहले क्या हो रहा है? देखिए, सत्ता लोलुपता हरीश रावत जी के रग रग में है। और जो मैंने कई बार कहा था कि जो बिल्ली का कैरेक्टर होता है कि घर में कोई रहे न रहे, मैं इस घर में कब्जा कर लूं, उस सोच के हरीश रावत जी निश्चित निसंदेह अगर कहीं दूर दूर तक उनको लगाई देगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो जैसे आपको याद होगा 2002 में जब तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरीश रावत जी ने कुछ अनुसूचित जाति के विधायकों को होटल में बंद कर दिया था और उसके बाद लगातार वो संपर्क में थे और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे थे। तो रावत जी अति महत्वाकांक्षी और यह अति महत्वाकांक्षी उनको ले डूबी है। और निश्चित रूप से रखिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सुबोध जी, इस बार एक चर्चा ये भी है कि जो महिला मतदाता हैं उनका मत प्रतिशत अच्छा है, तो ये क्या लगता है मोदी फैक्टर चला है या स्थानीय प्रत्याशी को महत्व मिला है? देखिए, दोनों ही चीजें। शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, अगर महिला फैक्टर है तो निसंदेह ये महिला फैक्टर कहीं ना कहीं ये मोदी जी की लोकप्रियता से है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशियों का सीधे भी संपर्क मतदाताओं से होता है और महिला इस मामले में इमोशनल होती हैं और महिलाएं वोट देने जबरदस्त जाती हैं। तो ये शहरी क्षेत्रों में और मैं समझता हूँ पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है क्या बहुमत के साथ? मैंने आपसे कहा कि हम सारे मिथकों को तोड़ के एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सुबोध उनियाल जी थे जिनका कहना था कि जो राज्य में बीते 20 वर्षों का मिथक था उसको इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। सरकार व मुख्यमंत्री दोनों ही भाजपा के होंगे। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। लक्सर विधायक संजय गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। पार्टी के नेता विधायक पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान ने कहा कि संजय गुप्ता की कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन अपनी बात को पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सही ढंग से बात रखने पर पार्टी जरूर उसका संज्ञान लेती है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामला प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। जो इस संबंध में भी कदम उठाना होगा वो प्रदेश स्तर से ही उठाया जाएगा। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। पार्टी के नेता विधायक पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान ने कहा कि संजय गुप्ता की कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन अपनी बात को पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सही ढंग से बात रखने पर पार्टी जरूर उसका संज्ञान लेती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मामला प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। इस संबंध में जो भी कदम उठाना होगा वो प्रदेश स्तर से ही उठाया जाएगा। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर उस बात को हम पार्टी फोरम के अंदर कहेंगे तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। मेरी तो अपील है कि हम अपनी बात को जिले से लेकर प्रदेश और केंद्र तक रख सकते हैं, लेकिन रखने का अपना सलीका और तरीका है, और वह पार्टी फोरम के अंदर ही हमको बात रखनी चाहिए। देहरादून के विद्या विहार में हुए दंपत्ति की मर्डर के मामले में पटेल नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक डबल मर्डर अवैध संबंध और पैसों के लेन देन को लेकर हुआ है। शुक्रवार की देर रात घटना में शामिल लोग और उनके कुछ साथी शराब पी रहे थे, तभी आरोपी ने महिला को अवैध संबंध के लिए कहा। उस पर उनका आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पति पत्नी की तवे से ताबड़तोड़ वार करके उनकी हत्या कर दी।
थाना पटेल नगर की घटना है जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मर्डर कर दिया गया था। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक हमको क्लू मिले हैं, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्रथम दृष्टया जो प्रथम पूछताछ हमारे द्वारा की गई है उसमें जो अभी तक नज़र में आ रहा है तो अवैध संबंधों का केस नज़र में आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें और भी पहलुओं को देखा जाएगा कि क्या और कोई कारण तो नहीं है। जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको भी हमारे द्वारा पता कर लिया गया, वो भी बरामद कर। नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने 3 लोगों की जान बचाई है। लालकुआं की नेशनल हाईवे 109 पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में 2 महिला समेत 3 लोग सवार थे। टक्कर लगने के बाद कार पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हैं। नेशनल हाईवे 109 पर वन विकास डिपो नंबर 5 की गुमटी के पास ये हादसा हुआ है। जब ये हादसा हुआ उस दौरान पुलिस की 112 हेल्पलाइन की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मी तरुण मेहता और जितेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तत्काल कार को सीधा किया और कार में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। मैं कालाडोंगी चगलुआ की तरफ से बरेली को जा रहा था छोटी बहन की शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो हल्दू चौड़ के पास अचानक एक डंपर रोड क्रॉस करने लगा, जो कि मैं पीछे से बहुत पहले से हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था। तो उसने ये नहीं देखा कि पीछे से ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। डंपर चालक अपने वाहन को रोड क्रॉस कराता रहा और गाड़ी के पिछले हिस्से में डंपर आगे की तरफ से लगा, जो कि गाड़ी अनियंत्रित होके खड्डे में जा गिरी। मेरे साथ 2 लेडीज और थी, मेरी बहन। रुड़की में सरकारी अस्पतालों में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में 24 लोगों का स्टाफ साफ सफाई से रखा गया है। बावजूद इसके हर जगह गंदगी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता ने सरकारी अस्पताल का जायजा लिया और सीएमएस संजय कंसाल से बात की। उन्होंने कहा कि सफाई के लिए अस्पताल में स्टाफ मौजूद हैं, अब साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ वाहिनी का जवान राजेंद्र नाथ निकल पड़ा है। देहरादून के एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में हुए फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने जवान को फ्लैग और प्रतीक चिन्ह देकर रवाना किया। राजेंद्र नाथ की तरफ से पहले भी कई कीर्तिमान हासिल किए गए हैं। 18 फरवरी से शुरू अभियान 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। देहरादून में रोडवेज कर्मचारी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही वेतन जारी नहीं किया गया तो प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी परिवहन निगम और सरकार की होगी। आपको बता दें कि हरिद्वार रोडवेज वर्कशॉप में कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। उत्तराखंड अलग हुआ था तो 7,000 हम लोगों को वहाँ से वेतन नहीं मिला है और जिसके विरोध में हम लोगों ने 15 दिन पहले के निगम प्रबंधन को नोटिस दिया है और उस नोटिस में हम लोगों ने ये कहा है कि यदि 3 माह का वेतन का भुगतान हमारा नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार और ये धरना प्रदर्शन करेंगे। तो प्रथम चरण में हमारा ये है और इसके बाद यदि वेतन का भुगतान हमारा नहीं किया जाता है तो हम संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की है। बड़ा खेद का विषय है कि 15 दिन से हम लोगों को जो नोटिस दे रखा है उस संबंध में कोई वार्ता करने को भी तैयार है और अभी तक ये भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि वेतन कब तक आखिर नहीं मिलेगा। और जब कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है कि क्योंकि ये बताने को भी कोई तैयार नहीं कि यदि अभी 3 महीने से नहीं मिला तो आगे कब तक नहीं मिलेगा, ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। पौड़ी में बीजेपी के जिला कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ता पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि चुनाव में खर्च हुई धनराशि को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच विवाद और तीखी नोकझोंक हुई है, जो देखते ही देखते हाथापाई और तोड़फोड़ में बदल गई। व्यवसायी कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधन कर रहे नेताओं पर चुनाव में खर्च हुई धनराशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक में कार्यालय में कुछ कुर्सियां टूट गई। हालांकि बाद में किसी तरीके से मामला शांत हुआ। ये लड़का मेरे पास 14 तारीख को 8,000 के पेट्रोल के बिल लेके आया कि मैंने जिला कार्यवाहक जी की गाड़ी में भरा है।
तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ जिला कार्यपालक जी से। जब मैंने ब्रिजमोहन सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा मेरी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी में कोई तेल नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए कुछ नहीं, फिर आप इसको भुगतान न करें। जब मैंने इसको पूछा तो ये चुप हो गया। फिर मैंने चंद्रशेखर जी से भी बात की, तो इसके बाद ये 17 तारीख को यहाँ पे आया कि 8 दिन का इस गाड़ी का, जबकि इस गाड़ी का मैं 1 तारीख से 13 तारीख तक का भुगतान कर चुका हूँ, जो लीगल था। अब ये कहता है कि 25 तारीख से मेरे पास गाड़ी थी। मैंने कहा भाई अगर मैंने तो लगाई नहीं, न मैं था, अगर प्रत्याशी जी ने लगाई है तो वो भुगतान कर दें, अगर वो कहें तो मैं अपने घर से कर दूंगा वो। टिहरी के जाखणीधार ब्लॉक के ग्राम भटकंडा में शुक्रवार रात एक मकान टूट गया। पास में झील होने के कारण कई मकानों में दरारें आ गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। आपको बता दें, कई सालों से गांव के लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रधान मधु भट्ट ने डीएम और पुनर्वास निदेशक से गांव का दौरा कर तत्काल पुनर्वास की मांग की है। गांव और रौलाकोट के मामले हैं, तो उन पे सभी में कार्रवाई हो रही है। 29 गांव में 74 लाख रुपए की धनराशि ज़मीन की और बाकी मकान वगैरह का अलग से दिए जाना है, तो उसकी भी कुछ गांव की धनराशि में प्राप्त हो गई है। आचार संहिता के उपरांत वो भी जारी कर देंगे। और उसके अलावा जिन गाँव का भी टीएचडीसी को डिमांड जाना है, तो उसमें बनाए जा रहे हैं, उसकी पात्रता के और मूल्यांकन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आज जो सूचना मिली है, तो उसको एक बार चेक कराया जा रहा है कि ये क्या उन 29 गाँव में विस्थापित जो प्रस्तावित हैं उनमें ये भी शामिल थे या नहीं थे, तो उसी तदनुसार ही कार्रवाई की।